हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, इंग्लिश के लिए जो आपका पिछला सेशन था एरर डिटेक्शन चेकलिस्ट नंबर 10, उसका पार्ट नंबर फर्स्ट किया था हमने, जिसमें हमने मेंस के टॉप 10 क्वेश्चन किए थे एरर से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज उसी का अगला पार्ट करते हैं, यानी कि इसमें भी जो बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे अपन फिनिश करेंगे और उनको देखेंगे किस तरह से है जो उनको सॉल्व करना है, जो बेस्ट अप्रोच क्या है। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। आने वाले एग्ज़ाम में आप मैथ्स और इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर दीजिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स है, क्लासेस और एग्ज़ाम के जो भी आपके इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और आपका कोई भी यहाँ पे मिस ना हो। तो देखिए 10 क्वेश्चन हमने कर दिए थे, तो अभी है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपका अगला पैटर्न है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक आपको क्या बोला है कि आपको 3 है जो स्टेटमेंट गिवन है, सम ऑफ देम मे और मे नॉट कंटेन एन एरर, यू हैव टू फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स सेंटेंस। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 सेंटेंस गिवन है आपको यहाँ पे। तो तीनों में से जिसमें आपके एरर्स हैं उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है, वही क्या होंगे आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो अपने को 3 स्टेटमेंट गिवन होंगे, उनमें आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं एक एक को। तो एक एक को रीड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं किसमें आपका एरर हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ए को रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिज विजिट टू लंदन लास्ट वीक वॉज ए बॉलीवुड फिल्म इन स्लो मोशन। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बोला है हिज विजिट, यानी कि उसकी जो विजिट है लंदन में लास्ट वीक। तो देखिए लास्ट वीक है आपका क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो कभी भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो हमेशा क्या होता है, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लिया जाता है, यानी कि ओनली वॉज आया है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पिछले हफ्ते जो उसकी यहाँ पे लंदन की जो विजिट थी, ठीक है ना, वो कैसी थी, एक बॉलीवुड फिल्म में जैसे स्लो मोशन होता है उस तरीके की यहाँ पे आपकी उसका जो जर्नी था एकदम वैसी थी, स्लो मोशन वाली बॉलीवुड फिल्म होती उसके जैसी थी। तो अगर यहाँ पे देखें तो ए में किसी तरह का आपका एरर नहीं है, सारा अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या है, एकदम सही है। दूसरी बात करते हैं अपन स्टेटमेंट, आपका जो सेंटेंस है बी, उसमें देखते हैं यहाँ पे ए मोटली ग्रुप ऑफ आर्ट एंथुसियासिस्ट, यानी कि यहाँ पे जो आपका आर्ट का जो उसके लिए उत्साहित रहता है, यानी कि जो कला प्रेमियों का एक बहुत ही स्पेशल विविध समूह है। एमेच्योर्स हॉबी पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट एंड स्टूडेंट मीट एवरी वीकेंड्स टू interact, document and interrupt the sketches from their own perspective। तो यहाँ पे बोला है कि एमेच्योर्स, एमेच्योर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, जो जिनको क्या होता है किसी चीज़ का शौक होता है। ठीक है। तो एमेच्योर्स है यानी कि जो शौक क्या है, हॉबी का मतलब भी क्या होता है जिसमें इंटरेस्ट होता है, पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट यानी कि उसमें यहाँ पे भाग लेने वाले जो आर्टिस्ट हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो आपके यहाँ पे मिलेंगे और बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे हर वीकेंड पे, डॉक्यूमेंट और इंटरप्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है आपस में बातचीत करेंगे, जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो भी काम है उनको करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अपना स्केचेस फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, यानी कि जो उनका अपना अपना जो व्यू है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, स्केच करने का यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि अपना अपना जो उनका व्यू है उनके सामने रखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, एक मीटअप होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखें अपन तो यहाँ पे देखिए एवरी है, तो एवरी है तो एवरी के साथ में हमेशा क्या आता है आपका, यहाँ पे एवरी के साथ में हमेशा आपका यहाँ पे जो आएगा वो आएगा एवरी, आपका एवरी। तो हमेशा एवरी के साथ में क्या यूज़ में आता है, आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ में आता है। ठीक है ना। और सिंगुलर वर्ब के पीछे क्या होता है, ऐसे या एस लगा होता। तो एवरी वीकेंड से, तो यहाँ पे हर एक वीकेंड टू इंटरेक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एकदम सही है।
इसमें किसी तरह का कोई भी आपके यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो इसमें कोई भी एरर, अब यहाँ पे समझते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए आपको यहाँ पे जो बोला गया है, बाद में आप कमेंट करेंगे, तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जो क्वेश्चन था उन्होंने ऐसे फ्रेम किया था कि यहाँ से एस नहीं लगाया था उन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ से एस नहीं लगाया था उन्होंने, तो एवरी वीकेंड क्या हो जाता है आपका, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लगाया था कि जो एवरी है हमेशा उसके साथ में कैसे सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो इन्होंने ऐसा फ्रेम किया था, और फिर सॉल्यूशन में उन्होंने लिखा था कि एरर है जो किस में है यहाँ पे, कि एवरी के साथ में वीकेंड नहीं आके वीकेंड्स आएगा। ये करके इन्होंने सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया था, पर पहले से ये आपका करेक्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगा। तो ऑप्शन में थोड़ा चेंज होगा, तो जब आप सॉल्यूशन रीड करें तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको समझ लेना, नहीं तो आप बाद में कमेंट करेंगे, वीडियो ढंग से नहीं देखेंगे। तो इसके लिए पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन बनाया था वीकेंड के हिसाब से, ठीक है ना, और आंसर में बोला था कि वीकेंड नहीं आके वीकेंड्स आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे तो पहले ही आपका वीकेंड्स दे रखा है, तो इसके लिए यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब सी वाला रीड कर देते हैं। तो वरुण हैज़ ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड एंड द अस्सी रिवर इज़ ए पिटेबल ड्रेन। तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे क्या है, वरुणा। तो जो वरुणा नदी लगभग क्या हो गई, डिसअपियर्ड, यानी कि गायब हो चुकी है, और अस्सी नदी एक यहाँ पे क्या बन गया है, पिटेबल ड्रेन। पिटेबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही दयनीय होता है, यानी कि बहुत ही बदतर हालत में होता है, और ड्रेन का मतलब क्या होता है, नाला। तो यहाँ पे दो नदियों की बात की गई है। तो पहले तो जो वरुणा नदी है वो तो आपकी पूरी गायब भी हो गई है, विलुप्त हो गई है, और जो अस्सी नदी है वो आपकी एक जैसे नाला होता है उस तरह से बन गई है, यहाँ पे इसमें बात की गई है। तो देखिए वरुणा हैज़ ऑलमोस्ट है, हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, अस्सी रिवर इज़ ए, तो यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। तो अस्सी रिवर इज़ ए पिटेबल ड्रेन, तो इसमें भी कोई आपका मिस्टेक नहीं है, तो सी में भी आपका कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका आंसर, कि तीनों में कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेना कॉन्स्टेंट के हिसाब से आपका यहाँ पे सी आंसर दे रखा, जो नहीं होगा क्या होगा, ई होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, देखते हैं इसमें क्या एरर है आपका और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है स्मोकिंग वाइल वेयरिंग ए सर्जिकल मास्क रिजल्ट इन ए 2 folds rise in exhaled carbon monoxide and impaired blood vessel function compared to non-marks period according to a study। सबसे पहले अपन इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि जो सर्जिकल मास्क पहनकर अपन क्या करते हैं, स्मोकिंग करने से सांस के जरिए बाहर निकली कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है। और एक स्टडी के अनुसार ये है कि अगर आप बिना मास्क की अवधि की तुलना में यहाँ पे जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है ना, उनकी कार्य क्षमता में क्या आती है, जो उनका काम करने की जो यहाँ पे होता है, ठीक है ना, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसमें क्या आती है, कमी आती है, यहाँ पे ये आपको बोला गया है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दे रखा है 2 folds। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे अपन, आपको दे रखा है ए 2 folds rise। अगर यहाँ पे देखो ये है आपका आर्टिकल, ये है आपका एडजेक्टिव, और ये है आपका नाउन, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपका जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, रूल लिख देता हूँ, एडजेक्टिव नेवर प्लूरल, एडजेक्टिव कभी आपका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव को कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है ना। सबसे पहले तो ए लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये राइज है जो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर आपको प्लूरली बनाना है तो हमेशा प्लूरल कौन बनता है, नाउन बनता है, कभी भी एडजेक्टिव आपका प्लूरल नहीं बनता है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो एरर आ गया, किस में आ गया, 2 folds नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 2 fold आएगा, तो एस नहीं आएगा, यहाँ से एस को रिमूव करना है। तो ए में एरर था आपका, ठीक है, तो ए अपना आंसर होगा। आगे देखिए और अपन अगला रीड करते हैं। द जेंटलेस्ट eruptions occur with minimal force and involve steady outpourings of lava that move slow enough that it poses little threat to humans, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि जो सबसे जेंटलेस्ट, जेंटल का मतलब क्या होता है, एकदम माइल्ड, हल्का, तो जो सबसे हल्के विस्फोट है वो क्या होता है, जो इरप्शन होता है, विस्फोट होता है, वो बहुत ही मिनिमल फोर्स के साथ में, यानी कि बहुत ही
कम न्यूनतम जो मिनिमम आपका फोर्स होता है उसके साथ में होता है, ठीक है ना। और इसमें लावा का लगातार बहना शामिल होता है। जो इसमें आपका जो लावा होता है वो क्या होता है, आउटपोरिंग, यानी कि लगातार है जो ज्वालामुखी में से आपका बाहर निकलता रहता है। डेट मूव स्लोली, जो बहुत ही धीमी गति से बहता है और इससे बहुत सारे जो ह्यूमंस इंसान होते हैं, मनुष्य को कोई खतरा नहीं होता है। इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है द जेंटलेस्ट इरप्शंस, यानी कि जो सबसे आपकी धीमी गति के जो इरप्शंस होते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा आपको, प्लूरल दे रखा है, ठीक है ना। तो प्लूरल दे रखा है तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इट, ये क्या है आपका प्रोनाउन है, किसको रिप्रेजेंट करता है, जेंटलेस्ट इरप्शन से, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ये आपका प्लूरल है तो यहाँ पे अपने को जो प्रोनाउन चाहिए वो भी क्या चाहिए, प्लूरल। तो इट की जगह क्या आएगा, यहाँ पे दे, क्या आएगा यहाँ पे प्लूरल आएगा, दे। अब दे आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे पोजेस लिटिल, अब उसके हिसाब से देखें अपन तो पोजेस भी क्या है आपका यहाँ पे, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे भी इसको भी क्या करना पड़ेगा, वर्ब को प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोजेस की जगह क्या आएगा, पोज आएगा, ठीक है ना। आगे समझ में, जो मिस्टेक थी यहाँ पे आगे रीड करते हैं, यानी कि ये भी अपना आंसर होगा। आगे अपन मूव करते हैं सी की ओर। तो देखिए सी में क्या बोला है, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड वाइडर एडॉप्शन ऑफ फार्म टेक्नोलॉजी हैव लेड टू ए स्टीप फॉल इन द नंबर ऑफ कैटल्स इन रूरल फैमिलीज। तो यहाँ पे बोला है कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, यानी कि नई तरीके से अपन क्या करते हैं, कृषि पद्धति है, खेती करते हैं, और जो वाइडर अडॉप्शन ऑफ फार्म टेक्नोलॉजी, यानी कि एक बहुत ही बड़े अपन वाइडर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े यहाँ पे पर्सपेक्टिव में अपन अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, किसको, जो खेती से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है उनको। तो व्यापक रूप से अपनाने से जो आपके यहाँ पे जो रूरल फैमिलीज होती है, यानी कि जो गांव के परिवार होते हैं, उनमें जो कैटल्स होती हैं उनकी संख्या में क्या आ गई, भारी गिरावट आ गई। क्यों, क्योंकि सारा काम तो मशीन कर रही। जैसे पहले हल जोतने का काम कौन करते थे, बैल करते थे, तो अभी क्या आ गए, ट्रैक्टर आ गए हैं। तो ट्रैक्टर आ गए हैं तो बैल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो भी काम है आपका जो मशीनों से होने लगा है। तो यहाँ पे जो गाँव में जो लोग रहते थे पहले, ठीक है ना, वो क्या करते थे, कैटल्स यानी कि जानवरों को, मवेशियों को पालते थे। अब उनमें क्या आ गई है, कमी आ गई है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपने नाउन का चैप्टर बेसिक भी पढ़ा है छोटी क्लासों में भी, तो आपको यहाँ पे बताया गया था कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट, यानी कि कुछ ऐसे आपके नाउन होते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है ना, जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो होते तो आपके प्लूरल हैं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे वो सिंगुलर है और उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। तो उनमें से ही एक वर्ड है आपका कैटल। तो कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल का मतलब होता है ग्रुप, एनिमल का ग्रुप, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। तो ये पहले से ही आपका प्लूरल है। कैटल रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे एनिमल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो कैटल का कभी कैटल्स आपका नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे आपका एरर क्या होगा, एरर होगा आपका कैटल्स की जगह क्या आएगा, ओनली कैटल आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका कभी भी प्लूरल आपका नहीं बनता है, ठीक है। तो सी में भी एरर है। जब तीनों में एरर है तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ऑल ए बी एंड सी, यानी कि हमारे तीनों जो पार्ट है तीनों में क्या है, आपका एरर है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे होंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है प्लीज़ उनको नोट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपके रिपीट होते रहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं यहाँ पे किस किस में आपके यहाँ पे एरर्स हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ क्लियर्ड ए प्रपोजल टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू 21 ईयर्स। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने जो वुमेन्स है, महिलाओं के लिए जो विवाह की, मैरिज की जो न्यूनतम आयु जो पहले कितनी थी, 18 साल थी, उसको बढ़ाकर 21 वर्ष करने का जो यहाँ पे आपका प्रपोजल था उसको क्या कर दिया, मंजूरी देती है, ठीक है ना। तो आपको पता था पहले जो एज थी, ठीक है ना, तो मेल की तो थी आपकी कितनी, मेल और फीमेल की इतनी ही थी। तो अब फीमेल की कितनी कर दी है, 21 कर दी है, जो पहले कितनी 18 साल थी। तो पहले 18 साल से पहले अगर किसी की मैरिज होती है तो वो क्या होगा, आपका बाल विवाह गिना जाता था। तो अब उसको और बढ़ा के कितना कर दिया, 21 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यूनियन कैबिनेट है, सिंगुलर है, हैज़ क्लियर्ड आ रहा, सही है। ए प्रपोजल टू इंक्रीज, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू 21 ईयर्स, ठीक है, एकदम सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो ये आपका क्या होगा,
करेक्ट होगा। आगे देखिए, अगर बी की बात करते हैं, गर्ल्स विथ 12 और मोर ईयर्स ऑफ एजुकेशन मैरी एन एवरेज 5 ईयर्स लेटर देन गर्ल्स विथ नो एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 12 या उससे अधिक वर्ष की कोई भी ऐसी गर्ल लड़की है जो क्या है, पढ़ी लिखी है आपकी, जिसको शिक्षा प्राप्त है, बिना शिक्षा प्राप्त लड़कियों की तुलना में औसतन 5 वर्ष बाद विवाह करती है। इसका मतलब क्या बोला है कि एक आपकी ऐसी गर्ल है जो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है ना, और एक गर्ल है जो पढ़ी लिखी है, तो यानी कि ये तो कर देगी जल्दी शादी, और ये इससे 5 साल के बाद में है जो शादी करेगी। तो ये आपका यहाँ पे एक मतलब है कि कोई सर्वे या कुछ यहाँ पे रिपोर्ट आई, उसमें ऐसा देखा गया है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ती है वो अपने क्या करती है, करियर को थोड़ा और फोकस करने के लिए मेहनत करती रहती है, ठीक है ना, और यहाँ पे माइंड में रहता है कि क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जॉब लेनी है, इसके लिए वो क्या करती है, अपना करियर बनाने के लिए यहाँ पे घर वालों को बोलती है और यहाँ पे पढ़ती रहती है। लेकिन जो पढ़ती नहीं है तो उसके माइंड में एक ही काम रहता है कि मेरे को क्या करना है, बस घर के काम करने हैं और बैठना है और कुछ नहीं करना, आराम करना है। तो इसके हिसाब से फिर वो क्या करती है, घर वाले बोलते हैं शादी करवा दो और वो मान जाती है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक फ्रेज होता है यहाँ पे, ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन एवरेज नहीं होगा, ऑन एन एवरेज होगा। जब भी अपन बोलते हैं एवरेज के हिसाब से, तो यहाँ पे मैनी एन एवरेज नहीं होगा, ऑन एन एवरेज होगा यहाँ पे। तो बी में क्या है, आपका एरर है। अब सी वाला देखते हैं, सी वाले में क्या बोला है आपका, इनफैक्ट एम्पावर द यंग विथ हायर एजुकेशन एंड लिंकेजेस टू इनकम कैन डिले द एज ऑफ मैरिज। यहाँ पे बोला है कि इनफैक्ट यानी कि जो वास्तव में जो आपके यहाँ पे यंग यानी कि जो युवाओं को अगर अपन उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन दे और उनको यहाँ पे लिंकेज का मतलब होता है किसी को कनेक्ट करना, जोड़ना। किससे जोड़ दें अपन, इनकम से जोड़ दें उनको, ठीक है ना। तो सशक्त बनाने से विवाह की उम्र में क्या होती है, देरी हो सकती है, ठीक है ना। तो पहले तो कोई काम नहीं होता था, लेकिन आजकल तो बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, तो इसके लिए उनकी जो शादी की एज है वो अब है जो पहले से कहीं ज़्यादा लेट शादी करते हैं वो, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे करियर को बनाने में क्या करते हैं, वो अपना पूरा टाइम लेते हैं, और यही एक मानसिकता रहती है कि पहले सेटल होना है, उसके बाद में ही आगे का देखना है, तो ये रहता है। अब यहाँ पे देखिए अपन, एम्पावर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एम्पावर वर्ब है। तो देखिए वर्ब का सीधा आगे आना क्या होता है, करेक्ट नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या कर देते, द यंग है, द यंग, तो इसको या तो अपन क्या कर देते, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं या फिर आईएनजी लगा देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आईएनजी लगा दो इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पावरिंग। तो एम्पावरिंग द यंग, तो ये आपका एकदम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी में भी मिस्टेक है आपके यहाँ पे, तो बी और सी दोनों में मिस्टेक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो बोला है द एबिलिटी टू ट्रेवल टू रीच एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग सोशल इक्विटी। यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे एजुकेशनल और जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, इनके जो अपॉर्चुनिटी हैं उन तक पहुँचने के लिए यात्रा करने की क्षमता, यानी कि यहाँ पे ट्रैवल करने की जो यहाँ पे क्षमता है, सामाजिक समानता यहाँ पे सुनिश्चित करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि इंश्योर करना, पक्का करना, सोशल इक्विटी यानी कि यहाँ पे समानता को, ठीक है ना, इक्विटी को यहाँ पे क्या करना है, ये सुनिश्चित करना, पक्का करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे नाउन है द एबिलिटी, अब टू ट्रैवल है, यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन जारी कहाँ तक, जब तक आपकी वर्ब नहीं आती है। तो आपका अगर ध्यान से देखो आप, तो सेंटेंस क्या है, द एबिलिटी आर एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग सोशल इक्विलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही आपका क्या है, सेंटेंस है, ये तो आपकी क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखो द एबिलिटी है, तो एबिलिटी क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते कितनी एबिलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं आपके, सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। तो एबिलिटी है, तो यहाँ पे आर नहीं आके क्या आएगा, इज आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपका ए में क्या हो गया, एरर हो गया। अब यहाँ पे बी में देखते हैं, यहाँ पे इसको रीड करते हैं, अपार्ट फ्रॉम ensuring a safe and hassle-free delivery to Rakhi's
sending Rakhi gift through a courier service has always been risky as the items can be damaged or can break in the transit process। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो राखियाँ होती है उनकी सुरक्षित और परेशानी मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित करने के अलावा जो यहाँ पे आपकी कुरियर है उनके माध्यम से राखी का जो गिफ्ट है भेजना हमेशा क्या रहता है, जोखिम भरा रहता है, क्योंकि जो वस्तु है आपकी क्या हो जाती है, डैमेज हो सकती है, या फिर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसिट, एक जगह से दूसरी जगह अपन उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, सामान टूटने का खतरा रहता है। तो ये आपको बोला है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे डिलीवरी टू राखीज, यानी कि राखी को डिलीवरी कर रहे हैं या राखियों को डिलीवरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिलीवरी टू आपका क्या है, यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखो, किसको अपन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसको अपन यहाँ पे कुरियर कर रहे हैं, राखी को। और ऑफ का मतलब भी क्या होता है, का के की होता है, ठीक है ना, का के की होता है। तो यहाँ पे राखी को यहाँ पे भेज रहे हैं अपन, तो इसके लिए टू नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो इसमें भी क्या है, आपका एरर है। आगे अगर यहाँ पे अपन देखें सी में, लाइफ हैड बीन वेरी डिफरेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटीज 20,000 years ago. Human hunted animals for food and had just started living in settlements. यहाँ पे बोला है कि 20,000 साल पहले जो ह्यूमंस सोसाइटीज़ थी, ठीक है ना, तो उनका जीवन बहुत ही क्या था, अलग था, डिफरेंट था, क्योंकि जो ह्यूमन थे वो आपके भोजन के लिए क्या करते, जानवर का शिकार करते थे और उन्होंने बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, ये बात बोली गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20,000 years ago क्या दिखाया आपको, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया है। कभी भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैड बीन, हैड प्लस V3 क्या होता है आपका, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, पर इसकी तो नीड है ही नहीं अपने को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, इसकी जगह वॉज लगाएंगे। तो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटीज़, तो एकदम क्या बन जाएगा, करेक्ट। तो इसमें भी एरर है, तो तीनों में एरर है, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, तो इसको भी रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपके क्या एरर हो सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, द रिपोर्ट ऑल्सो प्रपोजेस requirements that limit the sharing of data processed outside with a third country without prior government approval। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि रिपोर्ट में ऐसी यहाँ पे रिक्वायरमेंट का भी प्रस्ताव किया गया है कि जो बिना प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी कि बिना है जो पहले ही सरकारी जो अप्रूवल है उसके, किसी तीसरे देश के साथ में बाहर यहाँ पे जो आपका प्रोसेस डाटा है उसको साझा करने को यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिट कर दिया गया था। यानी कि आपको किसी दूसरे कंट्री के साथ में, ठीक है ना, कोई भी डाटा आपको शेयर करना है तो पहले आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, ये आपको बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो इस सेंटेंस में आपका किसी तरह का कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जनरल बात बोली गई है आपकी, ठीक है ना। तो द रिपोर्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसे आ रही, सिंगुलर आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, तो देखिए यहाँ पे एकदम सही है, ए में कोई भी एरर नहीं है। तो आगे देखिए बी में बात करते हैं अपन। फर्स्ट, फाउंडेड इन 1920s, एंटीबायोटिक्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। यहाँ पे बोला गया है कि 1920 के जो दशक में पहली बार है जो यहाँ पे एंटीबायोटिक। अब देखिए एंटीबायोटिक की स्थापना, फाउंडेड का मतलब तो क्या होता है, किसी को फाउंड करना, किसी की नींव रखना, किसी को इस्टेब्लिश करना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वर्ड है आपका यहाँ पे फाउंडेड। फाउंडेड का मतलब क्या होता है, टू इस्टेब्लिश, ठीक है ना, किसी की नींव रखना, किसी की स्थापना करना। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहली बार है जो 1920 में आपने एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, उसको क्या किया था, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स ने जो संक्रामक रोगों के इलाज के तरीके में क्रांति का बदलाव ला दिया था। तो यहाँ पे आपने स्थापना की थी या फिर, ठीक है ना, इसका फाउंडेड, फाउंडेशन रखना किसकी करते हैं अपन, नॉर्मल जो बिल्डिंग है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रखते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे तो अपने एंटीबायोटिक की क्या की थी, डिस्कवरी की थी, खोज की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाउंडेड क्या होगा आपका, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले अपन ने जो डिस्कवरी की थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाउंडेड की जगह डिस्कवरी आएगा, ठीक
ठीक है ना। तो डिस्कवरी, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि क्या है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डिस्कवर्ड लगा देंगे। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द 1920s एंटीबायोटिक, सबसे पहले यहाँ पे खोजी गई थी, और यहाँ पे जो इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं उनका इलाज है जो यहाँ पे किया जा रहा था, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे रेवोल्यूशन आपका आ गया था यहाँ पे। तो बी में आपका एरर है। सी में देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो देखिए, ए डिसरप्शन टू पावर सप्लाई कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ सप्लाई और एक्सेसिव डिमांड, both of which might take place during extreme weather events such as during unusual cold winters और hot summers। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे डिस्रप्शन का मतलब क्या होता है, किसी में चीज़ में कमी आना या बाधा आना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई है उसमें क्या आ रहा है, बाधा आ रही है, ठीक है ना, क्या आ रही है, उसमें समस्या आ रही है, उसको क्या करना, सप्लाई करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कमी या अत्यधिक मांग के कारण भी हो सकती है, यानी कि जो डिस्टर्बेशन है पावर में, पावर सप्लाई में, वो क्यों हो सकती, या तो उसकी कमी है या उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसके लिए क्या आ रहा है, उसमें यहाँ पे समस्या आ रही है उसको सप्लाई करने में। बोथ ऑफ विच, यहाँ पे बोला दोनों ही यहाँ पे जो चरम मौसम की घटनाओं के दौरान हो सकते हैं। कौन से मौसम, या तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी में या बहुत ही ज़्यादा गर्मी में, इस तरह का आपका यहाँ पे हो सकता है क्या, जो पावर में डिस्टर्बेशन आपका आ सकता है पावर सप्लाई में। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोल्ड विंटर्स और हॉट समर्स है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है अनयूजुअल है, ठीक है ना। तो अनयूजुअल क्या है, तो यहाँ पे अपने को चाहिए एडवर्ब, तो अनयूजुअल आपका एडवर्ब नहीं है, तो इसको क्या करना, अपने एडवर्ब बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनयूजुअली, तो यहाँ पे क्या बनाना, आपको अनयूजुअली बनाना है। तो इसमें भी एरर है, तो बी और सी में एरर है, तो बी और सी कहाँ है आपका, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। तो ये था आपका नेक्स्ट पैटर्न था। तो अब आगे मूव करते हैं अपन अगले पैटर्न की ओर और समझते हैं कि इसमें आपको क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन विथ 4 हाईलाइटेड फ्रेज, यानी कि एक सेंटेंस गिवन है, उसमें आपको 4 हाईलाइटेड फ्रेज गिवन है। वन ऑफ दोज फ्रेज में बी कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब उनमें से एक फ्रेज आपका क्या है, गलत है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट फ्रेज को, वही आपका आंसर होगा। और मान लीजिए किसी में कोई भी आपका इनकरेक्ट नहीं है, तो उसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ई लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी एरर ही है, पर इसमें क्या करना, आपको फ्रेज को यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो आपका क्या है, रॉन्ग है। तो रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। पॉलिसी मेकर्स मस्ट ऑल्सो पे हीडिंग टू द सर्वाइवर्स डिमांड फॉर greater agency in determining the parameters of their stay at rehabilitation center, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने, हीड का मतलब क्या होता है, किसी को अटेंशन देना, ध्यान देना। तो उन्होंने जो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है उनमें यहाँ पे रहने वाले के मापदंडों के निर्धारण में अधिक एजेंसी की मांग पर भी यहाँ पे क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से आपको बोला है। तो देखिए एक फ्रेज होता है आपका पे हीडिंग टू, ठीक है ना, फिक्स फ्रेज होता है। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, पे हीड टू, पे हीड टू। पेड हीड टू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है किसी को अटेंशन देना, किसी की ओर ध्यान देना, टू पे अटेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हीडिंग नहीं आएगा, तो यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो अपना जो रॉन्ग है, ठीक है ना, वो कौन सा, ए है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देर स्टे का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप कहीं पे रुकते हो, उसको क्या बोलते हैं, स्टे बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। यहाँ पे देर स्टे, यहाँ पे क्या है, नाउन है, जब नाउन की तरह यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए कहीं पे आपका स्टे करना, कहीं पे रुकना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एरर रहेगा। आगे देखिए अपन अगर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, तो देखिए इसमें क्या बोला है, इमेजिन स्नोबॉल रोलिंग डाउन ए हिल, यानी कि इमेजिन कीजिए कि एक जो बर्फ़ का गोला है वो क्या हो रहा है, पहाड़ी से लुढ़क रहा है, नीचे रोल करता जा रहा है। एज इट रोल्स, अब वो जैसे जैसे रोल करेगा इट पिक्स अप मोर स्नो, और वो क्या करेगा, अपने साथ में और ज़्यादा स्नो को जोड़ेगा। एंड द बिगर इट गेट्स, और वो क्या होगा, जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा। द फास्टली इट ग्रोज, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी स्पीड भी क्या होगी, तेज होगी, और वो और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। तो आपने नॉर्मली देखा होगा मूवीज़ में या कार्टून में छोटे थे तब, कि अपन एक छोटा सा बर्फ़ का गोला लेके पहाड़ी के ऊपर से नीचे रोल करते हैं, तो धीरे 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 जैसे ही वो रोल होता है आपका
तो धीरे 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 वो क्या करता है, जैसे ही रोल करेगा तो अपने साथ में वो क्या करेगा, बर्फ़ को लेकर लेता चलेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो आपका बड़ा हो जाएगा। या फिर नॉर्मली आपने देखा होगा जो मूवीज़ वगैरह में बच्चे स्नोमैन बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो एक गोला लेके उसको यहाँ से रोल करवाते हैं। तो इस तरह से वो रोल होते होते अपने साथ में स्नो लेते लेते क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है गोला। ठीक है ना, ये आपने देखा होगा। तो ये इसमें बात बोली गई है। अब यहाँ पे देखें अपन, तो यहाँ पे बोला है इट बिगर, द बिगर इट गेट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें अपन तो यहाँ पे बिगर आया है। ठीक है, तो बिगर आया तो इसके हिसाब से यहाँ पे फास्टली नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका फास्टर आना चाहिए। यानी कि जितना ज़्यादा वो बड़ा होगा उतना जल्दी वो क्या होगा, ग्रो होगा। तो फास्टली यहाँ पे, यानी कि ये फ्रेज गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फास्टर इट्स ग्रो, फास्टर। ठीक है, तो कहाँ पे है ये वाला फ्रेज आपका, ये वाला है आपका यहाँ पे डी में। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। तो देखिए 18 में क्या बोला है आपको, मोस्ट रिसेंट प्रोटेस्ट्स इन द कैपिटल हैव सीन फूड यूज्ड एज a social glue brought diverse groups or people together over shared grievances and cups of chai। यहाँ पे बोला है कि जो कैपिटल है यानी कि राजधानी में हाल ही में अधिकांश जो आपके यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, विरोध प्रदर्शन में भोजन को यानी कि खाने को यहाँ पे सामाजिक बंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, सोशल ग्लू। ठीक है ना, यानी कि उनको खाने को यहाँ पे लोगों को एक साथ में लाने का यहाँ पे क्या किया गया है, उसके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है ना, जिसने यहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप है, जो अलग अलग ग्रुप्स है और लोग हैं, उनको यहाँ पे साझा यानी कि जो उनकी जो शिकायत हैं, ठीक है ना, उनकी शिकायतों को और साझा करने के लिए और चाय के जो यहाँ पे कप्स होते हैं, चाय के प्यालों के माध्यम से एक साथ लाया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि लोगों को एक साथ लाया गया है, किससे, एक तो खाने से और एक यहाँ पे उनको लाया गया है चाय से। ठीक है ना, तो ये बात आपकी बोली गई है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो लोगों को साथ में लेके आया गया है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पे ब्रॉट क्या होगा, ये तो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, तो ब्रॉट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोगों को साथ में लाया गया है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्रॉट की जगह आना चाहिए ब्रिंगिंग। ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए आपका, ब्रिंगिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों को हमने क्या किया है, साथ लाया है। तो कहाँ है, ब्रॉड डाइवर्स ग्रुप्स, तो ये है आपका सी में। तो यानी कि यहाँ पे इसमें एरर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 19 में। तो देखिए यहाँ पे 19 में क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला ए गुड स्ट्रेट पॉइंट इन दिस रिगार्ड वुड बी द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डाटा ऑन इन इक्विलिटी विद इन द कंट्री। यहाँ पे बोला गया है इस संबंध में एक अच्छी शुरुआत यह होगी कि सरकार देश में जो इनइक्वलिटी है यानी कि असमानता पर डेटा की गुणवत्ता में क्या करे, सुधार करे। यानी कि लोगों के साथ में क्या हो रहा, भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे इस तरह की बात बोली गई है। अब यहाँ पे देखिए अगर वुड बी द गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसका मतलब तो क्या है कि गवर्नमेंट वो होगी, पर यहाँ पे तो बोला है कि दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे अगर इस फ्रेज को आपको सही करना है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वुड बी फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट के लिए ये आपका इम्प्रूव करने का काम है जो आपको इसके लिए लाया गया है। ठीक है ना, तो वुड बी फॉर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इस फ्रेज में क्या होगी आपकी, यहाँ पे इसमें मिस्टेक होगी। तो कहाँ है आपका, बी में है, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, तो इसको भी देखते हैं और समझते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, नॉनपोर्ट जैन सीक्वेंसिंग इज वन ऑफ द लेटेस्ट अप्रोचेस टू जैन सीक्वेंसिंग एंड कैन बी यूज्ड टू रीच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिड बाय सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। यहाँ पे बोला गया जो नैनोपोर है वो यहाँ पे जीन सीक्वेंस है और जीन सीक्वेंस के अंतिम तरीकों में से एक है, और इसका उपयोग है जो डीएनए के जो यहाँ पे जो सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा यहाँ पे कैरी करने के लिए। ठीक है ना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक्स को जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको लाने और ले जाने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। यहाँ पे ये बात बोली गई है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए द लास्ट अप्रोच, इसको ध्यान से समझते हैं अपन। तो ध्यान से देखो आप, द लास्ट अप्रोच, सबसे पहले देखिए
अगर यहाँ पे लास्ट अप्रोच होना चाहिए था तो लास्ट अप्रोचेस नहीं होता, आखिरी अप्रोचेस कैसे होगा? लास्ट का मतलब तो क्या होता? अंतिम, फाइनल, एंड। तो फाइनल में तो कोई भी एक ही होगा कि बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे तो उनको फाइनल थोड़ी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे लास्ट होता तो यहाँ पे अप्रोच होता, ना कि अप्रोचेस होता। तो पहले तो इसमें मिस्टेक है। अब यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे देखें इसके बाद में, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि नैनोपोर जेन सीक्वेंसिंग है इज वन ऑफ द लास्ट अप्रोच है या लेटेस्ट अप्रोच है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो एरर बनेगा वो लास्ट में बनेगा। तो लास्ट नहीं होके यहाँ पे क्या होगा? लेटेस्ट अप्रोचेस, यानी कि जो नई नई अप्रोच आई है उनमें से एक है, कौन सी? नैनोपोर जीन सीक्वेंसिंग है, जो अभी आपके नए नए अप्रोच आए जो डीएनए को यहाँ पे रीड करने में काम में ले जाता है। तो उनमें से एक कौन सी आपकी नैनोपोर जीन सीक्वेंसिंग है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, तो यहाँ पे लास्ट अप्रोच, अगर लास्ट अप्रोच है ये तो यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। तो लेटेस्ट आएगा। तो एरर किस में रहेगा आपका? तो एरर रहेगा आपका यहाँ पे बी में। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो फ्यूचर में इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। कमेंट करेंगे तो हमारे को भी थोड़ा एप्रिशिएशन मिलेगा और आपके लिए हम इसी तरह से और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और इसी तरह के बेनिफिशियरी सेशन आपके लिए लेते आएंगे, ठीक है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए आप, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा टाइम पे, ताकि आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ है और जो इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कांस्टेंट लर्निंग।